Good morning, viewers. And today we are here again with Dr. Sriram sir, a very senior gynecologist, for a new episode of MediChit Chat. Many of you already know sir, but those who are joining for the first time, I would request sir to kindly introduce yourself. आई एम डॉक्टर श्रीराम गोपाल. आई एम अ कंसल्टेंट इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और मैं पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. सर ये बड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था. आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है? मेरा एजुकेशन जो अंडर ग्रेजुएट था वो जे हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई से हुआ था और पोस्ट ग्रेजुएट गायनेक में हुआ था KM हॉस्पिटल या सेठ GS मेडिकल कॉलेज से. और सर कोई आपने स्पेशल फेलोशिप या कोई आपका स्पेशल इंटरेस्ट है? मेरा स्पेशल इंटरेस्ट तो मैंने फेलोशिप ऐसे कुछ किया नहीं है. स्पेशल इंटरेस्ट तो पूरा गायनेक ऑब्स्टेट्रिक्स में है, लैप्रोस्कोपी में है और ऑन्को सर्जरी में भी है. आपने टाटा में ऑन्को सर्जरी का हाँ, मैंने कुछ ऑब्जर्वर पोस्ट किया था. ठीक है, ऑल राइट सर. सो आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है बहुत सारी लेडीज़ के लिए, स्पेशली जो अभी प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं. वो ये डिलेमा ऑफ नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन सेक्शन, LACS. तो सर जब हम LACS कहते हैं या C सेक्शन कहते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग एक जनरल पब्लिक के लिए क्या है? अब एक्चुअली बताना, नॉर्मल डिलीवरी जो कहते हैं वो होता है जहाँ पे डिलीवरी मतलब बच्चा जो आता है योनि के मार्ग से आता है. तो नॉर्मल डिलीवरी का है मतलब कि यहाँ पे और कोई औजार यूज़ नहीं किए जाते. जैसे आपने देखा होगा कि 3 इडियट्स में जो वैक्यूम लगा के निकालते हैं वो भी एक नॉर्मल डिलीवरी का पार्ट नहीं है. अगर अपने आप से बच्चा योनि के मार्ग से आता है, जो जो डॉक्टर थोड़ी मदद करता है उसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं. अगर कोई औजार लगाया जाता है जैसे कि फोर्सेप्स हो या वैक्यूम कप हो तो उसको असिस्टेड वजाइनल डिलीवरी कहते हैं. और अगर योनि के मार्ग से नहीं, यानी पेट को काट के और योनि के ऊपर से नहीं पर पेट को काट के और बच्चेदानी को काट के और बच्चेदानी से डायरेक्टली जब बच्चा निकालते तो इसे सिजेरियन सेक्शन कहते हैं. तो सर ये क्यों करते हैं सिजेरियन सेक्शन, मतलब किन केसेस में LACS की ज़रूरत पड़ती है? अब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एक तो बात छोड़ देते हैं, जब पेशेंट खुद से बोलते हैं कि हमको सिजेरियन करना है, करेक्ट, शायद उनको डर होता है नॉर्मल लेबर का, या तो उनको लगता है कि नॉर्मल लेबर से उनके जो बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे. वो बात अगर छोड़ दें तो सिजेरियन करने के रीज़न 2 ही होते हैं. एक तो अगर नॉर्मल डिलीवरी जो योनि से हो नहीं पाएगी, या तो नॉर्मल डिलीवरी अगर योनि से हो गई तो बच्चे को या माँ को कोई अगर परेशानी हो सकती है तो सिजेरियन सेक्शन करते हैं. तो ये जानना था कि हम लोग LACS तो 2 तरह से करते हैं ना सर. एक तो होता है प्लान्ड LACS जहाँ पे हम ऑलरेडी प्लानिंग रहती है, किसी कारण से बच्चा बड़ा है या बहुत सारे रीजंस जो आप बताएंगे हमको कि क्या है. और एक होता है जो इमरजेंसी में लेते हैं. तो इन दोनों के बारे में ज़रा हमें डिटेल में बताइए ना. प्लान्ड सेक्शंस होते हैं कि जहाँ पे हमको पहले से मालूम होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाएगी. अगर नॉर्मल डिलीवरी करें तो इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है या माँ को परेशानी हो सकती है. यानी कि बच्चा वाकई में बहुत छोटा होगा, वज़न से कम होगा, या बच्चे में कोई खोट होगी जिससे नॉर्मल डिलीवरी करते हुए उसको और भी तकलीफ़ हो सकती है, या माँ के कंडीशंस हालत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे कि मानो जो वार होती है, प्लासेंटा जो होता है, मेरी बोलते हैं कई लोग उसको, वो अगर बच्चेदानी के मुंह के ऊपर होगी तो अगर नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव इतना ज़्यादा हो सकता है कि माँ की जान को खतरा हो सकता है. या तो बच्चा अगर पैर से होगा तो जब बच्चे को तकलीफ हो सकती है या बच्चे का सर अटक सकता है. ऐसे कुछ कारण होंगे जो पहले से मालूम हो हमको, तो हम उनको नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए छोड़ते नहीं हैं. हम उनको बोलते हैं कि आप ऑपरेशन से यानी सिजेरियन से करा लेना. ये जो LACS है ये एक्चुअली मदर और बेबी की सेफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ा देता है. यस, बेसिकली ये मदर और बच्चे की सेफ्टी के लिए ही बना हुआ है. अच्छा, तो और ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे आप एकदम इमरजेंसी में प्लान करते हैं कि अब सीजर करना पड़ेगा? अब जब यही कंडीशंस हैं जहाँ पे हमको पहले से मालूम हो कि ऑपरेशन एक बेटर वे ऑफ डिलीवरी है और इनको अगर हम तारीख दे दें कि इस तारीख पे हम लोग कर दें, जबकि हम सब रेडी रखते हैं, एनेस्थेटिस्ट रेडी होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रेडी होता है, हमारे सर्जन का टीम जो रेडी होता है. तो अगर मानो उस डेट के पहले से अगर लेबर पेन शुरू हो जाए तो ये एक इमरजेंसी हो जाती है. ऐसा ना होते हुए अगर हमको कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कि ऑपरेशन लग सकता है और अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हैं
और वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर माँ को या बच्चे की जान को अगर कुछ भी खतरा हो तो हम फिर इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं। माँ के और बच्चे की जान को खतरा है, यानी मानो अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी जब भी लेबर पेन्स होते हैं तभी, या तो अगर बच्चा पेट में संडास कर देता है, या तो अगर माँ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाता है या ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या आखड़ी हो जाती है, तो ऐसा कोई कंडीशन हो जहाँ पे माँ को तकलीफ हो सकती है तो हम फिर इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं। कभी कभी सर हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो जाए बट प्रोग्रेस भी नहीं हो पाता है ना, तो हमारे को या एक लेबर का भी ऐसा होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, एक जनरली एक कॉन्सेप्ट होता है कि इतने घंटे में हो जाना चाहिए था। जैसे पहली डिलीवरी को अगर मानो, ये रफली बोल रहा हूँ अंदाज से, एक 7-8-10 घंटे लगने वाले हैं, तो जब एक औरत जो सेकेंड टाइम लेबर में आएगी तो उसको 10 घंटे नहीं लगेंगे, शायद 7 घंटे लगेंगे। तीसरी डिलीवरी में शायद उसको कम लगेंगे। तो एक जनरली हमको एक आइडिया होता है कि इतने टाइम में डिलीवरी हो जानी चाहिए। अगर वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, अगर डिलीवरी होती नहीं बहुत टाइम से, और अगर बच्चेदानी का मुंह खुलता नहीं है या बच्चे का जो स्वर है नीचे नहीं आता है, तो हमको लगता है कि कुछ परेशानी है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर बच्चे की हालत खराब हो रही है या बहुत ज़्यादा खींच रहा है तो हम एडवाइस करते हैं कि सिजेरियन कर लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ना, और जो उस समय लेबर में पेशेंट होगी, जो मदर होंगी डिलीवरी के लिए, ये तभी असेस किया जा सकता है। ये हर चीज़ें तो हम पहले से असेस नहीं कर सकते। हाँ। तो बहुत कुछ होता है कि जो हम डिसीजन वाइल द डिलीवरी इज प्रोग्रेसिंग तब हम लेते हैं। जो लेबर का पीरियड ही होता है वो 7-8 घंटे का होता है, तो इसके दौरान कुछ भी हो सकता है। लेबर जो बोलते हैं हम एक इंटेंसिव केयर के जैसा होता है कि इंटेंसिव केयर में कुछ भी हो सकता है, किसी क्षण में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम होने के बाद में कुछ करने में कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होने के पहले ही हम थोड़ा सा एक्ट करते हैं। और ये करते हम इससे भी है ना कि सर वो बच्चे का जो NICU का स्टे है वो हम मिनिमाइज कर सकें या बच्चे को कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। यस, तो कभी अर्ली डिसीजंस आर मच बेटर देन क्योंकि अगर हम लेट डिसीजन लेंगे तो बच्चे की हालत खराब हो जाएगी या माँ की हालत खराब हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में फिर अगर दोनों को ICU की ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत बुरा होगा। सर कुछ पेशेंट होते हैं ना जो हमको कहते हैं, जब हम उनको बताते हैं स्पेशली इमरजेंसी एलिसिस के लिए, इलेक्टिव में तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है और हमारे पास बहुत टाइम रहता है एक दूसरे को काफ़ी मतलब काउंसिल करने के लिए, तो कभी कभी पेशेंट होते हैं सर थोड़ा और नॉर्मल ट्राई कीजिए ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, मतलब क्या समझना चाहिए और आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखो, एक्चुअली सच बात बतानी है तो जब तक, ये मेरे बारे में नहीं है, शायद मैं सारे के सारे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में कह सकता हूँ, जब तक एक जो लेबरिंग यानी जो डिलीवरी के पेशेंट आती है, जब तक वो डिलीवरी होके बच्चा जब तक रोता नहीं और माँ की हालत एकदम स्टेबल नहीं पाई जाए, तब तक डर होता है हमको। इसीलिए हम हमेशा बहुत ही केयरफुल रहते हैं इसके बारे में। तो अगर कभी लगे कि सिजेरियन करना है और हम बोलते हैं, तो हम यूजुअली थोड़ा सा पहले से ही एक चेतावनी दे देते हैं उनको कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, शायद तकलीफ हो सकती है, शायद सिजेरियन की नीड आ सकती है, ऐसे पहले से ही बताते हैं। Correct. तो अगर ये बताने के बावजूद जब एक्चुअल टाइम आता है कि जब सिजेरियन करना हो, तभी पेशेंट बोलते हैं कि और एक 10-15 मिनट रुक जाइए। हाँ। इसलिए हम ये सब मान के ही पेशेंट्स को बाय द टाइम जब डॉक्टर कहते हैं कि अब सीजर करना पड़ेगा, ऑलरेडी वो ट्रायल पीरियड नियरली हो गया होता है, क्योंकि हर डॉक्टर चाहता है कि एकदम अच्छी डिलीवरी नॉर्मली सेफली हो जाए। वो ना ही बच्चे की सेहत से या माँ की सेहत से खिलवाड़ करना होता है। हाँ। तो ये बहुत ही मतलब ये मिसकंसेप्शन है कि यूं ही सिजेरियन करते हैं, ऐसा होता नहीं। ओनली टू सिजेरियन करना तो पहले से ही कुछ झूठ बोल के सिजेरियन करते वैसा तो नहीं कोई करता है। एवरीबॉडी वांट्स सेफ्टी, राइट। ठीक है सर, क्यों आपको लगता है कि सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ रहे हैं? प्राइवेट में ही नहीं, इवन जनरल हॉस्पिटल्स में भी बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कारण है? कई कारण हो सकते हैं कि सिजेरियन के रेट्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मानो से नॉर्मली एवरेज होता है कि 100 में से एक 15 से 20%, 25% स्त्रियों में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। ये जनरली सब जगह होता है। अगर कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे बाहर से रेफरेंसेस आते हैं, हाई रिस्क पेशेंट भेजे जाते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में सिजेरियन रेट 10, 20, 30% तक हो सकता है। और ऐसे कई देश हैं जहाँ पे सिजेरियन सेक्शन का रेट 50% भी है। एक बार सिजेरियन हो गया तो दूसरी बार सिजेरियन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 100% नहीं होते पर ज़्यादा होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगली बार जब आओगे तो सिजेरियन रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है।
प्लस औरतों में बहुत सारे कंडीशंस है कि जैसे कि आजकल लेट प्रेगनेंसीज होते हैं, तो लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस मदर्स में ज़्यादा होते हैं। प्लस उनके जो मसल्स होते हैं, उनका जो आउटलेट होता है, जो डिलीवरी का जो रास्ता होता है, वहाँ पे भी टाइटनेस आ जाता है, वो सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसकी वजह से भी थोड़ा सा सिजेरियन रेट बढ़ जाता है। प्लस आजकल रहन सहन सब कुछ चेंज हो रहा है, और हमारे पास बेटर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स है जहाँ पे हम बच्चे को की क्वालिटी मतलब पहले भी ही पता कर लेते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली है क्या। बेटर मॉनिटरिंग हमारे पास है, इसीलिए ज़्यादा डर लगने लग गया है आजकल। करेक्ट, क्योंकि सोनोग्राफी में बहुत चीज़ें तो हमें पहले ही पता चल जाती हैं, बच्चे का ब्लड सप्लाई कम है, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेफ्टी भी बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे टाइम पे हम ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, ना ही पेशेंट्स रिस्क उठाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की हो जाती है। तो इसीलिए आज की तारीख में रिस्क, और वैसे भी आज की तारीख में एक या दो बच्चे के ऊपर हार्डली कोई जाता है। पहले के ज़माने के जैसे नहीं है कि 2, 3, 4 डिलीवरीज हो गए ऐसे, तो इसीलिए वो एक या दो डिलीवरीज में किसी को भी रिस्क लेना नहीं होता। अब सर, कमिंग टू द एक्चुअल सिजेरियन, ये कैसा ऑपरेशन होता है, इसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ये एक मेजर ऑपरेशन है। पर आज के डेट में ये काफ़ी सेफ हो गया है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जिससे कि ये बहुत सेफ हो गया है। इसलिए इससे डरने की कोई बात नहीं। सिजेरियन के बाद में जो रिकवरी होती है वो भी एकदम फास्ट होती है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के जैसे ही हो जाती है। इसीलिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के रिकवरी में। यस, सिजेरियन में क्या करते हैं कि अगर प्लान हो या इमरजेंसी हो कि एक माँ को ऑपरेशन थिएटर में ऑब्वियसली ले जाएंगे, वहाँ पे उनको जो इधर पूरा बेहोश करेंगे या तो जहाँ पे सर्जरी हो रही है उतना पार्ट सिर्फ एक नम किया जाता है या बेहोश किया जाता है उस पार्ट को, जिसको बोलते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया। उसके बाद में एक पेट के ऊपर एक कट लेके, जो कि एकदम लो होता है, कट करके बच्चेदानी है उसको एक्सपोज करते हैं, और बच्चेदानी के ऊपर कट लेके फिर वहाँ से बेबी को डिलीवर कर देते हैं, और फिर बाकी जो भी लेयर्स कट किए उसको वापस सिलाया जाता है। ये जनरली एक सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन होता है। तो सर कि कुछ मतलब ऐसे तो 90% 80% तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये बहुत टेक्निकल हो जाता है ना, बेबी डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। तो ये कौन से केसेस हैं जिसमें आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं एक सिजेरियन में? ये सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, पर होने के चांसेस तो हैं ही। यहाँ पे जैसे कि सिजेरियन के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, या तो अगर पहले सिजेरियन हुआ होगा तो अंदर जो मांसपेशियाँ हैं, आंतड़ियाँ, वो सब चिपकी होती हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मानो बेबी बहुत प्री टर्म है, जैसे कि 8वें महीने में 7वें महीने में, और जब भी बच्चेदानी पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती, ऐसे टाइम में बेबी को डिलीवर करने में तकलीफ हो सकती है। बेबी का साइज़ बहुत बड़ा होगा तो इवन सिजेरियन में भी उसको डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम ट्रायल देने के बाद में, नॉर्मल लेबर के लिए कोशिश करने के बाद में जब हम सिजेरियन करते हैं, तभी भी वो तो बहुत टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाता है, और उसमें बच्चेदानी फटने वगैरह के भी चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कभी कभी प्लासेंटा जो है वो अगर एकदम नीचे होगा तो डिलीवरी करते वक्त या डिलीवरी के बाद में भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस है, और ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये ऐसे तो छोटा ऑपरेशन लगता है क्या सिजेरियन है, लेकिन काफ़ी टेक्निकल है, बट कॉम्प्लिकेशंस भी उसके बहुत बड़े हो सकते हैं। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, एक पुनर्जन्म होता है माँ का। अच्छा, तो वैसे ही मतलब उसमें कभी भी लो रिस्क करके कुछ नहीं होता। हर चीज़ बहुत हर मोमेंट हम माँ और बच्चे दोनों के लिए एकदम इट्स लाइक रशिंग थ्रू द थिंग। एनीवे सर, हम लोग ये जानना चाहते थे कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है सिजेरियन के बाद कि हमारी रिकवरी कैसी होगी। जो आपने थोड़ा बताया कि नॉर्मली ये रिकवरी अच्छी हो जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता, क्या वो बच्चे को तुरंत फीड कर पाएंगी? एकदम से रिकवरी यानी कि दो ही चीज़ें अगर जनरली होती हैं कि एक तो इन्फेक्शन और दूसरा है पेन। अभी इन्फेक्शन के लिए तो आप सबको मालूम है कि हमारे पास में इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, प्लस ये जो एंटीसेप्टिक या निर्जंतुकीकरण करते हैं वो तो इतना केयरफुली करते हैं, तो इन्फेक्शंस के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और पेन किलर्स तो अभी तो इतने सारे पेन किलर्स और जो टेक्निक्स है पेन रिलीफ के वो इतने सारे बढ़ गए, तो पेन भी एकदम कम हो जाता है, यानी रिकवरी एकदम फास्ट हो जाती है।
और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सिजेरियन होता है वहाँ पे माँ को पूरी तरह से बेहोश नहीं किया जाता है, पेट के नीचे का, कमर के नीचे का हिस्सा सुन करते हैं। इसलिए डिलीवरी के बाद में जो पहला व्यक्ति जो देखता है फैमिली में बच्चे को वो माँ होती है। और इनफैक्ट जैसे सिजेरियन खत्म हो जाए तुरंत माँ को फीडिंग के लिए दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब फीडिंग तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं, डिले करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। सर, लेट कॉम्प्लिकेशन सिजेरियन के किस तरह के हो सकते हैं? मतलब जो तुरंत ना हो, थोड़ा मतलब दूसरे तीसरे दिन पे, हाँ तीसरे दिन पे, या फिर थोड़े लेट भी अगर हो, कुछ पेन कुछ। नॉर्मली सिजेरियन अनइवेंटफुल होता है। हाँ। पर जो प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो एक स्टेट होता है जहाँ पे ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो ज़्यादा होता है। हाँ। इसलिए और प्रेगनेंसी और सिजेरियन के बाद में अगर बहुत ज़्यादा समय तक अगर माँ लेटी है, मूवमेंट नहीं कर रही, तो चांसेस होते हैं कि जो पैरों में जो ब्लड है वो क्लॉट होके और वो क्लॉट डिसलॉज होके वो बॉडी में इधर हार्ट में या लंग्स में जा सकता है, जिसको हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये एक खतरनाक चीज़ होती है। तो ये तो सर रिस्क दोनों में ही ज़्यादा रहता है ना, नॉर्मल डिलीवरी में भी रहता ही है। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में लेकिन क्योंकि LACS में कुछ दिनों तक एक दिन पेशेंट शायद एक दिन पेशेंट बेड पे होता है। इसके लिए आजकल अर्ली एम्बुलेशन और वैसे भी कुछ हाई रिस्क चीज़ें होती हैं जिनके वजह से सिजेरियन होता है, इसलिए इन पेशेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा केयर लेना। फिजियोलॉजी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। नॉर्मल हॉस्पिटल स्टे सर सिजेरियन के बाद कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, आज के डेट पे तो कोई भी माँ सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो 2 या 3 दिन से ज़्यादा रुकना ही नहीं चाहती। तो इवन सिजेरियन के बाद में तीसरे या चौथे दिन आराम से घर भेज सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। सर, कोई भी नई यंग मदर हैं या न्यूली प्रेग्नेंट हैं, तो आपका क्या एडवाइस रहता है कि उन्हें किस तरह के हॉस्पिटल में रजिस्टर करना चाहिए डिलीवरी के लिए? ये आपका पर्सनल, अगर आपकी फैमिली में किसी को एडवाइस देना है तो आप क्या चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कहेंगे? एक तो है कि पहले तो हॉस्पिटल में रजिस्टर करना है। जिस भी हॉस्पिटल में वो कंफर्ट फील करें, जिस डॉक्टर के पास आप वो कंफर्ट फील करें, वहाँ पे रजिस्टर करना है। अगर लो रिस्क हो तो आप नर्सिंग होम्स में आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मानो कुछ हाई रिस्क होगा तो आपके जो डॉक्टर है जो नर्सिंग होम में, वो खुद से आपको बताएंगे कि ये हाई रिस्क है, तो ऐसे कंडीशन में एक बड़े हॉस्पिटल या रेफरल सेंटर में डिलीवर करना बेटर होगा। एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम सारे के सारे डॉक्टर्स किसी ना किसी बड़े हॉस्पिटल में अटैच होते हैं, तो वहाँ पे वो डिलीवरी करा सकते हैं। तो मतलब अपने डॉक्टर से आराम से बात करें, पूरा डिस्कशन कर लें और फिर अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन का हर चीज़ के लिए अपने डॉक्टर से खुल के बात करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 10,000 क्वेश्चंस करेंगे तो भी डॉक्टर आंसर करेंगे। ओके सर, LACS के समय नियोनेटोलॉजिस्ट नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं क्या? हाँ, मतलब रहते हैं हमेशा? अभी 100% नहीं, ये डिपेंड है आपके डॉक्टर के ऊपर कि वो नियोनेटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं या, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर कि एक पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो वहाँ पे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर तो मतलब अगर अवेलेबिलिटी है तो नॉर्मली डॉक्टर्स आजकल इंश्योर करते हैं कि एक नियोनेटोलॉजिस्ट हो ही। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर हो तो वो आइडियल कंडीशन हो जाता है। सर, अभी हम लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है डूज एंड डोंट्स सिजेरियन के बाद। तो क्या सिजेरियन के बाद मसाज कर सकते हैं पेट पे? देखिए, आपका जो सिजेरियन होने के बाद में पेट के ऊपर वूंड होगा ऑब्वियसली, तो ये लॉजिकल है कि आप पेट के ऊपर मसाज नहीं कर सकते। अच्छा। जो आपका जो स्किन है उसका हीलिंग 7-8 दिन में, जो वूंड है, जो टाके हो जो निकल जाते हैं 7-8 दिन में। पर इसका ये मतलब कि बाकी के भी लेयर जो मांसपेशी वो हील हो गए, उसको हील होते करीब करीब 3 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि पेट के ऊपर मालिश ना करें। एक 6 हफ्ते के बाद में हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज जहाँ पे आप पेट के मसल्स यूज़ कर रहे हो वो अगर एक 8 वीक्स 12 वीक्स तक अवॉइड करें तो अच्छा है। पर हर एक बॉडी का जो हीलिंग कैपेसिटी होता है, हीलिंग टाइम होता है, अलग होता है। तो अपने खुद के कैपेसिटी के हिसाब से उसको करना है। पर इमीडिएटली सिजेरियन के बाद में पेट पे मालिश करना तो बाकी पैर पे, सर पे, बैक में मसाज कर मालिश करवा के ले लेना, और कराना ही चाहिए, थोड़ा पैम्पर तो कराना ही चाहिए अपने। बिल्कुल। और सर, बहुत सारे पेशेंट्स ये हमसे सवाल पूछते हैं कि मसाज करते समय क्या वो उल्टा लेट सकते हैं? हाँ, ज़रूर। पोजीशन जो है आप उल्टा भी लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार हम तो पेशेंट्स को कहते हैं कि उल्टा लेट जाइए। अगर हमको डर है कि कुछ कलेक्शन हो रहा है तो उसको निकालने के लिए हम उल्टा लेटने की सलाह भी देते हैं।
तो पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप किसी भी आराम से पोजीशन में उल्टा लेट लेट सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कंफर्ट महसूस हो वो पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं। सर ये जो ट्रेडिशनल हाई फैट डाइट होता है जिसमें हम बहुत सारे लड्डू और बहुत सारा घी, और इसके बारे में आपका पर्सनल क्या देखो, ये एडवाइस है? ट्रेडिशन का जो है ना वो हाँ। एक ग्रे जोन है, तो अगर उसको सिंपली डालना है तो मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा घी फैट खाना नहीं, क्योंकि एक बार वज़न बढ़ गया तो उसको घटाना कम हो जाता है। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत फैट और घी वगैरह अच्छा है, उसको नेसेसरी है आपके डाइजेशन के लिए, आपके विटामिन्स और बाकी सब जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स तो मॉडरेशन में खा सकते हैं। हाँ, पर वो सिंपली पुट क्या है कि घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे झगड़ा नहीं करना। अच्छा। अगर वो बोल रहे हैं तो खा लेना उसको, हाँ। ताकि घर में कुछ तकलीफ ना हो। ओके सर, अब्डोमिनल बाइंडर्स के बारे में काफ़ी सवाल आता है कि अब्डोमिनल बाइंडर लगाना चाहिए कि नहीं, और अगर लगाना चाहे तो वो कब से शुरू कर सकते हैं लगाना? शायद मेरे ख्याल से हर एक कंसल्टेंट का अलग ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर, पर मेरा ऐसा कहना है कि अब्डोमिनल बाइंडर एक अच्छी चीज़ है, दो रीजंस के लिए। एक तो ये आपके पेट को सपोर्ट करेगा, स्टिचेस को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो जब आप इमीडिएटली उठ के बैठेंगे, मूव करेंगे, तो पेन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, आपको कंफर्ट ज़्यादा होगा। सेकेंडली, जब आप एब्डोमिनल बेल्ट बांधते हैं तो वो स्टिचेस को साइड को और जो इंसिशन साइड है, जो सर्जरी का जो साइड है, उसको सपोर्ट करता है, तो मूवमेंट कम कर देता है, उससे हीलिंग बेटर हो जाती है और जल्दी हो जाती है। पर इससे आपका पेट बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। करेक्ट, तो मतलब हम फ्लैट नहीं कर सकते टमी को। वो अगर वो सोचेंगे आपके इससे कम हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा इससे कम। बट बहुत बार पेशेंट को सडनली छींक आती है या खांसी आती है तो बड़ा सपोर्ट हो जाता है। हाँ, कई बार आप अगर उठ के बैठो, जब भी पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है या चलो या खांसी करो, ऐसे टाइम पे वो सपोर्ट करने से पेन कम हो जाता है। डेफिनेटली। सर आपने थोड़ा सा कवर किया, बट मैं चाहती थी कि आप थोड़ा डिटेल में बात करें। रिटर्निंग टू एक्सरसाइज या जिम या वॉक या योगा, तो इस ये तीनों कैटेगरी के बारे में बताइए कि वॉक का क्या के बारे में क्या ओपिनियन है, योगा और प्राणायाम कब से शुरू कर सकते हैं, और जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए कब वापस जा सकते हैं? जो वॉक का जो क्वेश्चन है वो तो है कि हम एज फार एज पॉसिबल किसी भी सर्जरी पेशेंट को जल्द से जल्द पैरों पे देखना चाहते हैं। सिर्फ कि जब स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम पेशेंट्स को रखते हैं तो कई बार होता है कि जल्दी उठने से हेडेक शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो दूसरे दिन से उठ के चल सकते हैं, और वॉकिंग जो है धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। घर तो चौथे दिन पे जाओगे आप, तो 7 डेज़ के बाद में तो डेफिनेटली घर के अंदर और थोड़ा बहुत चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि 40 डेज़ में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए घर के अंदर ही वॉक जो अच्छा केयर हो जाता है। है। तो ये एक्चुअली हम बोलते हैं कि जो 6 वीक्स 42 डेज़ का पोस्ट नेटल पीरियड होता है, यहाँ पे माँ की रिकवरी नियरली नॉर्मल बॉडी तक हो जाती है। इसीलिए ट्रेडिशन में भी बोलते हैं कि 6 हफ्ते तक एक लेडी को माँ के घर पे ही रखते हैं और बाहर भी नहीं ले जाते, बिकॉज ऐसे टाइम पे कॉम्प्लिकेशन जैसे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद में वॉकिंग तो कर सकते हैं आपके कैपेसिटी के हिसाब से। मसाज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जैसे योगा कराना है तो योगा में कई चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। योगा इज़ नॉट जस्ट एक्सरसाइजेस, तो यहाँ पे आपकी जो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये सब तो आप तो दूसरे दिन से ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, जो आसना वगैरह है, जो सिंपल आसना है वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे वज्रासन है तो आप कभी भी कर सकते हैं। बाकी जो है आपके टीचर जैसे बोले आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से मेरे ख्याल से 3 हफ्ते के बाद में, 4 हफ्ते के बाद में धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जिमिंग जाना है तो जब तक आपके पेट का जो मसल्स एंड शीथ और जो है मांसपेशी जो कम्प्लीटली हील नहीं होते, अगर उसके पहले चले जाओगे तो बहुत सोरनेस शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिमिंग आप अगर अराउंड बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिल्कुल ना डॉक्टर के करें, एडवाइस के साथ ही करें तो बेटर है, क्योंकि एक बार हीलिंग परफेक्ट है कि नहीं तो हाँ, वो बिना डॉक्टर से क्लियरेंस लिए इट इज नॉट वैसे भी आपके पास में बच्चा है 5-6 महीने तक तो सिर्फ आपका दूध पीने वाला है, तो फिर ऐसे टाइम में आपके पास टाइम भी नहीं होगा और इतना टायर्ड महसूस करेंगे आप उस टाइम पे। तो जितना रेस्ट ले सको, हम बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा सो जाए आप भी रेस्ट ले लेना। तो ऐसे टाइम में अगर जिम भी अगर आप करोगे और उसकी आपका जो बॉडी है वो उसे एक्सेप्ट कर नहीं पाता तो आपको और भी तकलीफ होगी। पर अगर आप ऐसे कोई हो इंसान की जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो
तो ऑब्वियसली पर ये डिपेंड होता है हर एक पर्सन पे और हर एक डॉक्टर के हिसाब से आपको तो कोई भी हेवी एक्सरसाइज करने के पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लें Absolutely. और अच्छी तरह से उनका एडवाइस लेके फिर ही ये सारे Yes. योगा प्राणायाम या जो भी है आप जो भी रिकवर करना जरूर। चाहते हैं एक बार पूछ के करेंगे तो हमेशा सेफ रहता है। एक और था सर कि कुछ लोग जो हैं वो लोग बिकॉज लेडीज सडनली जब डिलीवरी के बाद अपने आप को देखती हैं तो एकदम दो अलग अलग पर्सन होता है, एक बिफोर डिलीवरी और एक आफ्टर डिलीवरी। तो कभी कभी बहुत ऐसे लगता है कि मैंने कितना पुट ऑन वेट कर लिया है और मुझे तुरंत शेप में आना चाहिए। तो डाइटिंग का क्या आपका एडवाइस रहता है अगर कोई पर्सन बहुत कंसर्न्ड हो गया है अपने लुक को लेके या ऐसा? यस, तो डाइटिंग का एक सिंपल सा फैक्ट है कि जितना भी आप खाना खा रहे थे, जितनी ज़रूरत थी प्रेगनेंसी के दौरान, उससे सिंपली पुट एक 10-15% ज़्यादा ज़रूरत होती, क्योंकि बच्चे का वज़न अभी 6 महीने तक जो है आपके दूध के हिसाब से बढ़ेगा। इसीलिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है आपको कम से कम 10-15-20% तो खाने में बढ़ाना चाहिए कैलोरीज। इसके बाद जो आपका जो डाइट होता है वो तो होलसम, जैसे सब बोलते हैं, डाइट आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसमें कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। एंड इसके साथ में अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि डाइट मत कीजिए, आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना खाना है। अगर आपको भूख लगती तो भूख के हिसाब से खाना है। और डाइटिंग स्पेसिफिकली जहाँ पे आप बहुत कम खा रहे हो या फैट नहीं, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। मतलब आप अपने बच्चे का और अपना पूरा ख्याल रखें। कम खाओगे तो फिर बच्चा कम खाएगा, बच्चा कम खाएगा तो उसका स्वास्थ्य सिर्फ ओवर पुट ऑन ना करें। बाकी जो भी आपने नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो भी आपने वेट गेन किया है वो आप पूरी तरह से लूज कर सकते हैं। आपका सर कुछ मिसकंसेप्शन जो LACS के साथ होते हैं, अधिकतर पेशेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या सिजेरियन की वजह से वज़न बढ़ता है? नहीं, वज़न तो कभी सिजेरियन की वजह से नहीं बढ़ता, पर सिजेरियन के बाद में अगर आपकी जो एक्टिविटी है वो कम हो गई तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। और प्लस सिजेरियन के बाद में जो एक हैबिट होता है कि घर के लोगों की थोड़ा सा घी ज़्यादा देना और खाना ज़्यादा देना, इसकी वजह से बढ़ेगा। बट अदरवाइज सिजेरियन की वजह से मतलब उस सर्जरी की वजह से तो वज़न नहीं बढ़ता है। और सर दूसरा एक मेजर कंसर्न है कि क्या सिजेरियन के बाद जो वो पीठ में इंजेक्शन देते हैं, जिसे हम स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं, इसके बाद इससे बैक एक का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बड़ी गलतफहमी है कि सिजेरियन में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया बैक में एक इंजेक्शन देते हैं उसकी वजह से ये पेन होता है, बैकएक होता है। बैकएक जो होता है ये पोस्चर की वजह से होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और अगर आप सिजेरियन के बाद में जब एक 2 महीने 3 महीने हो जाए उसके बाद में अगर आपका जो कोर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे पेट के और बैक के, और प्लस आपका कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप ठीक से लेंगे 1.5 साल तक, तो फिर बैकएक होने के चांसेस बिल्कुल नील के बराबर है। तो वो तो सर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो कैल्शियम ड्रॉप होता है, और अगर उस समय अपना ख्याल नहीं रखे तो कितनी नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लेडीज़ को बैकएक स्टार्ट हो जाता होता ही है। पर ये सिजेरियन के टाइम पे इंजेक्शन पीठ में दे दिया और इसकी वजह से तो कभी नहीं, इसलिए वो कनेक्शन हो जाता है, वरना बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। और सर एक और कंसर्न था जो कि हमारे सीरीज का लास्ट है कि क्या एक बार सीजर हो गया तो हर बार सिजेरियन ही लगेगा? नहीं, एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये याद रखना चाहिए कि एक बार अगर सिजेरियन हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अगली बार भी सिजेरियन हो। हाँ, हालांकि जिस वजह से सिजेरियन हुआ है अगर वो कारण लगातार हर प्रेगनेंसी में हो तो ऑब्वियसली सिजेरियन लगेगा। पर सिजेरियन होने के बाद में नॉर्मल डिलीवरी के नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांसेस नियरली 50-60% होते हैं। पर आपको ये याद रखना होगा कि अगली बार जब आप प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए जाओगे तो एक छोटे नर्सिंग होम में करना मुनासिब नहीं है। तो उस डिलीवरी में आप अगर डिलीवरी करना चाहें, नॉर्मल का ट्रायल करना चाहें, तो ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पे 24 घंटे पीडियाट्रिशियन हो, ओटी फैसिलिटीज़ हो, एनेस्थेटिस्ट हो, ताकि किसी भी समय लेबर के दौरान अगर डॉक्टर को ये महसूस हो कि हाँ पहले के जो स्टिचेस खुल रहे हैं, जिसका तो मैक्सिमम डर होता है, तो अगर खुलने लगे स्टिचेस तो माँ के और बच्चे के जान के लिए हानिकारक होता है, तो उस दौरान तुरंत ऑपरेशन कर सकें, ऐसी सुविधा होती है वहाँ पे। छोटी नर्सिंग होम्स में ये सुविधा नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अगर सेकेंड टाइम आपको अगर डिलीवरी करनी है सिजेरियन के बाद में और अगर आप नॉर्मल की कोशिश करना चाहते हैं
तो एक बड़े हॉस्पिटल में ट्राई करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहे जहाँ सारी फैसिलिटी हो, Yes. तो ही ये सब वी बैक जिसे हम कहते हैं वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, ये बाद में, लेकिन नॉर्मल हो नहीं सकता, ये तो मिसकंसेप्शन है। पर रिस्क तो होता है, थोड़ा क्योंकि risk तो। जो ये स्टिचेस पहले के जो टाके हैं, टाके तो नहीं होते, वो हील हो जाते हैं। पहले का जो ऑपरेशन का साइट है जहाँ पे बच्चेदानी को हमने सिला होता है, वो खुलने के या फटने के चांसेस होते हैं, और ये कब होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए जैसे ही ये शक होता है तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है, और ये छोटे नर्सिंग होम्स में कभी कभी थोड़ा पॉसिबल नहीं डिफिकल्ट हो जाता है। स्पेशली बड़े नर्सिंग होम में एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो 24 घंटे रहते हैं, Yes. इन हाउस रहते हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। सर, नॉर्मली आप सिजेरियन अगर किसी का हुआ हो तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करे, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बताएं। देखिए कैसे है कि डिलीवरी के बाद में बच्चे का पोषण होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है एक्सक्लूसिव 5 to 6 मंथ्स के लिए होता है। उसके बाद में हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि 1.5 years 2 years तक आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा बहुत कर सको तो अच्छा होता है। तो ये एक पीरियड होता है जब आपने देख लेना चाहिए कि ये पूरा हो जाए, तो उसके बाद में अगर आप प्रेगनेंसी रखें तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो 2 years के बाद में रखना मुनासिब होता है, पर इसका ये मतलब नहीं हार्ड एंड फास्ट कि 2 साल तक रुकना ही है। किसी को किसी वर्ष अगर 1 साल के बाद में 1.5 साल के बाद में रखना हो तो रख सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश करके प्रेगनेंसी रह के डिलीवरी होने तक उतना साल तो उतना टाइम तो निकल ही जाता है। और सर, अगर बाई चांस अगर प्रेगनेंसी के मतलब एलए सीज़र हुआ है और उसके तुरंत बाद अगर प्रेगनेंसी रह जाए, तो ऐसे लेडीज़ में आप क्या सजेस्ट करते हैं? अब अगर तुरंत रह जाए, अगर ये अनवांटेड हो, तो हम अबॉर्शन के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं। पर अगर रह जाए और वो औरत अगर रखना चाहती है, मदर रखना चाहती है, तो हम उसको ना नहीं कहेंगे। हम अच्छा। कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा केयर लेना पड़ता है न्यूट्रिशन और उसका, पर आप रख सकते हैं। मतलब कोशिश करें कि ना रुके, साल भर दो बेटर है, एटलीस्ट, क्योंकि 2 बच्चों के बीच में अगर 2 साल का जो गैप होगा, 3 साल का गैप होता तो बॉडी को भी वापस थोड़ा नरिश होने को टाइम मिल लगता एंड बच्चों को भी ग्रो करने में उतना टाइम लग जाता है। और इट इज़ मच बेटर, देखा गया है कि 2 साल का गैप होगा तो बच्चों में भी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा भी नहीं होता और कम भी नहीं होता। हाँ, सो दे बिकम, देयर इज अ बेटर They are like बॉन्डिंग friends, ऑल्सो, दे आर yes. फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, हमने इतना सब कुछ सीखा। जाते जाते अगर आप अपनी तरफ से कुछ हमारी लेडीज़ को कहना चाहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। ज़रूर, मैं यही कहना चाहूँगा कि सिजेरियन के बारे में आपका जो डर है वो निकाल दें, और दूसरी बात जो आपके मन से निकाल दें कि अगर सिजेरियन से आपकी डिलीवरी हो गई और आप किसी वर्ष अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सके, तो इसमें कोई कमी नहीं है। ये आप बिल्कुल नहीं समझना कि ये मुझ में कुछ कमी थी इसलिए सिजेरियन हुआ, कि ये वहम तो निकाल दीजिएगा, और डर तो बिल्कुल नहीं रखना है सिजेरियन के बारे में। क्योंकि सिजेरियन वैसे देखा जाए तो इट्स अ बून टू मदर्स एंड इट हैज़ प्रिवेंटेड अ लॉट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन विमेन एज वेल एज चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच सर। एक न्यू टॉपिक के साथ आपको हम लोग फिर से जल्दी ही डिस्टर्ब करेंगे। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू श्रीराम सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच।